हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियोज़ में हमने यूनिट सेकंड यानी कि क्रिएशन ऑफ सरफेस एंड सॉलिड्स बाय यूजिंग कैड कैम हम इस यूनिट को देख रहे थे। अब इसके अंतर्गत हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायमेंशनिंग ऑफ सॉलिड्स। अब जो हमने डिज़ाइन किया है सॉलिड्स का, सीधी सी बात है उनकी डायमेंशनिंग भी देनी पड़ेगी। डायमेंशनिंग के इम्पोर्टेंस को आप लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि क्यों हमें डायमेंशनिंग की आवश्यकता पड़ती है। बिना डायमेंशनिंग के आप जानते हैं कोई भी ड्राइंग इनकम्प्लीट मानी जाती है, अधूरी होती है। यानी कि वह सारी इन्फॉर्मेशंस जो किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, बिना डायमेंशनिंग के वो अधूरे होते हैं। ठीक है, अगर हम डायमेंशनिंग नहीं देंगे तो वह इन्फॉर्मेशंस इनकम्प्लीट होंगी जो कि किसी कंपोनेंट को बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, मान लीजिए हमने आप में से सभी को एक साथ कह दिया कि जा कर के आप एक डस्टर को डिज़ाइन करके लाइए और फिर उस डिज़ाइन के आधार पर डस्टर को तैयार कीजिए। अब मान लीजिए आपके पास एक डिज़ाइन तैयार हो गई है या सप्लाई की गई जिसमें केवल ज्योमेट्री दिख रही है, अर्थात शेप यानी आकृति दिख रही है कि किस प्रकार का बनेगा। आप ड्राइंग पढ़ने में समर्थ हैं और ड्राइंग को पढ़ करके ये समझ जा रहे हैं कि हमें किस शेप का डस्टर तैयार करना है, पर उसमें कहीं भी कोई डायमेंशनिंग नहीं की गई है। यानी विमाओं का उल्लेख नहीं है कि डस्टर की कौन सी साइड, कौन सी भुजा कितनी लंबी होनी चाहिए, फेस कैसा होना चाहिए, ग्रूव में ये डेप्थ कितनी होनी चाहिए, कहीं कुछ भी मेंशन नहीं है। तो अगर 10 बच्चे अलग अलग डस्टर बनाने का काम करेंगे अलग अलग मशीनों पर, तो ऑब्वियस सी बात है वो 10 के 10 डस्टर डिफरेंट साइज़ के होंगे, किसी एक साइज़ के नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसमें डायमेंशनिंग नहीं दी गई है। और इस अधूरी जानकारी की वजह से कुछ डस्टर तो ऐसे होंगे जो अंडर साइज्ड बन जाएंगे, यानी एक निश्चित जो आयाम होना चाहिए उस डस्टर का उससे छोटे बन जाएंगे, और कुछ डस्टर एक निश्चित आयाम से काफ़ी बड़े होंगे जिनको हैंडल कर पाना मुश्किल होगा। ठीक है, तो अब वे डस्टर्स जो एक स्टैंडर्ड साइज से बहुत छोटे हो गए और जो एक स्टैंडर्ड साइज से बहुत बड़े हो गए, वे दोनों ही हमारे लिए उपयोगी साबित नहीं होंगे। हम उनका इफ़ेक्टिव इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए उनका हम इस्तेमाल किसी तरह कर भी रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारी इफ़िशियंसी को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वे डस्टर्स जो अंडर साइज्ड हैं या ओवर साइज्ड हैं एक स्टैंडर्ड साइज़ की तुलना में, वो एक तरह से हमारे मटेरियल्स की, टाइम की, रिसोर्सेज की बर्बादी है, वेस्टेज है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। और इस अवस्था से अगर हमें बचना है तो उसके लिए एक ही तरीका है कि हम उस ड्राइंग पर जो डिफरेंट साइज़ हैं उन पर डायमेंशनिंग प्रोवाइड करें। क्योंकि डायमेंशंस के द्वारा आप में से जितने भी लोग डस्टर्स का निर्माण कर रहे होंगे सबको पता होगा कि कौन सी साइड्स कितनी लंबी रखनी है, सरफेस कैसा रखना है, इसमें जो ग्रूविंग है उनकी डेप्थ क्या होनी चाहिए। और इस प्रकार से मोर और लेस लगभग जितने लोग डस्टर्स का निर्माण करेंगे, जितने स्टूडेंट्स करेंगे, वह सब ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ के डस्टर्स का निर्माण करेंगे जो कि स्टैंडर्ड साइज़ के काफ़ी करीब होगा, एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डायमेंशनिंग हमारी बहुत हेल्प करती है किसी भी मटेरियल को वेस्टेज होने से बचाने के लिए, टाइम को, रिसोर्सेज को वेस्टेज होने से बचाने के लिए। तो इस प्रकार से जो डायमेंशनिंग है इसको जानना बहुत आवश्यक है। अच्छा, जो डायमेंशनिंग हम देने वाले हैं किसी ड्राइंग में या किसी ऑब्जेक्ट में, उसकी अपनी भी एक तरीके हैं, एक प्रिंसिपल से उसको फॉलो करते हुए हमें डायमेंशनिंग देना है, ताकि जब हम ड्राइंग को रीड कर रहे हों, पढ़ रहे हों, तो उसके बारे में हम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशंस निकाल सकें। ठीक है, और उन सिस्टम्स का उपयोग करके जो कि डायमेंशनिंग के प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं, हम अगर किसी ऑब्जेक्ट का ड्राइंग की डायमेंशनिंग करेंगे तो हमारा जो डायमेंशनिंग होगा बहुत ही एक्यूरेट होगा, और जो इन्फॉर्मेशन हम डायमेंशनिंग के द्वारा देना चाहते हैं वो आसानी से पहुंच जाएगी। ठीक है,
और डायमेंशनिंग का एक पूरा सेट, ठीक है, जैसे कि उसमें लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गई, पोजीशंस ऑफ होल्स हो गए, ग्रुप्स हो गए, इन सब का पूरा एक सेट किसी वस्तु के निर्माण के लिए आवश्यक होता है और ज़रूरी दिशा निर्देश को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम डिफ़ाइन करें कि डायमेंशनिंग है क्या, तो सभी प्रकार की ड्राइंग्स, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल ड्राइंग हो या फ्री हैंड ड्राइंग हो, उन सब में अवश्य ही एग्जैक्ट लेंथ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, विड्थ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हाइट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, साइज और पोजीशंस ऑफ होल्स, ग्रुप्स एट्सेट्रा, इन सभी की जानकारी होनी चाहिए और वह सभी इन्फॉर्मेशंस भी होनी चाहिए जो ऑब्जेक्ट को निर्माण के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, तो किसी भी ड्राइंग के साथ उसमें उस ड्राइंग को प्रोडक्शन में बदलने के लिए आवश्यक सभी ज़रूरी दिशा निर्देशों का होना ही डायमेंशनिंग कहा जाता है। ठीक है, यानी सप्लाइंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ड्राइंग, ठीक है, इज नोन एज डायमेंशनिंग। Hence, all drawings, whether they are instrumental or free-hand drawing, must supply exact length, width, height, size and position of holes, groups, etc., and any other detail of information related to object. Supplying this information on a drawing is called dimensioning. ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी ड्राइंग, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो अथवा फ्री हैंड, उसमें उसकी एग्जैक्ट लेंथ, विड्थ, हाइट, साइज, सरफेस इंफॉर्मेशंस यानी कि उस पर होल्स, ग्रुप्स इत्यादि की जानकारी तथा इसके साथ ही कुछ अन्य जानकारियाँ जो कि ऑब्जेक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित हैं, इन जानकारियों को देना ही डायमेंशनिंग कहा जाता है। ठीक है, अब जो आयाम है यानी डायमेंशनिंग है, इसका उद्देश्य किसी वस्तु का स्पष्ट और पूर्ण विवरण प्रदान करना होता है। आयाम का एक पूरा सेट वस्तु के निर्माण के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है और डायमेंशनिंग देते समय या डायमेंशनिंग करते समय हमने निम्नलिखित गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि जो डायमेंशनिंग हम दे रहे हैं उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, अर्थात एक्यूरेट डायमेंशनिंग हमें करना है। नेक्स्ट, क्लियरनेस या क्लियरनेस, अर्थात वो बहुत ही स्पष्ट हो, डिजिट्स उनके अच्छे हों, एक अच्छे टर्म्स में वो लिखे गए हों। ठीक है, क्लियरनेस। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीटनेस, यानी कि हमने जो ड्राइंग क्रिएट की है, ठीक है, उस ड्राइंग के सारे पार्ट्स की डायमेंशनिंग होनी चाहिए, यानी ऐसा कोई भी पार्ट्स नहीं होना चाहिए जिसकी डायमेंशनिंग ना की गई हो। साथ ही साथ उस ड्राइंग में ऐसी भी कई पार्ट्स होंगे जो कि कॉमन होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक इस प्रकार का सरफेस है और जिस पर 2 होल्स हैं, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज के, तो हमें करना क्या है, इसमें किसी एक होल की रेडियस बता देनी है, दूसरे होल की जो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है, उसमें हमें डायमेंशनिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जितने फीचर्स हैं ड्राइंग में, उन सारे फीचर्स की, सारे पार्ट्स की डायमेंशनिंग करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है पठनीयता, यानी कि रीड एबिलिटी। ठीक है, हम डायमेंशनिंग करते समय ध्यान रखें कि हम उस लिपि का इस्तेमाल करें जिससे पढ़ना आसान है या जो हमारा मैन्युफैक्चरर है उसे आसानी से रीड कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी बातें डायमेंशनिंग से संबंधित थी। आपसे पूछा जा सकता है डायमेंशनिंग क्या है, तो इसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये डायमेंशनिंग लाइन होती क्या है। तो डायमेंशनिंग लाइन एक थिन कॉन्टीन्यूअस लाइन होती है जिसके दोनों एंड्स पर एरो बना होता है। ठीक है, एक थिन कॉन्टीन्यूअस लाइन होती है जिसके दोनों ही सिरे पर क्या होता है, एरो बना होता है।
कुछ इस प्रकार से अगर आपको मैं दिखाऊं, ये डायमेंशनिंग लाइन कही जाएगी। इसके दोनों साइड्स पर एरो बने होते हैं और ये एक थिन कॉन्टीन्यूस लाइन होती है। इसमें जो एरो हेड है इसका रेशियो लेंथ एंड विड्थ में 3:1 होता है। ये सारी बातें आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लासों में जान चुके हैं, जिसमें अगर एरो की लंबाई 3 mm है तो उसकी चौड़ाई 1 mm होनी चाहिए। ये 3:1 दर्शाता है। अगर लंबाई 6 mm है तो चौड़ाई 2 mm होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। ड्राइंग वस्तु के आकार की पूर्ण जानकारी के साथ साथ उसके साइज से संबंधित जानकारी भी प्रदान करता है। इस प्रकार ड्राइंग दो सतहों के बीच की दूरी, होल्स के बीच की डिस्टेंस या होल्स की लोकेशंस और ड्राइंग में जो सरफेसेस हैं उनके बारे में कंप्लीट जानकारी और उस कंपोनेंट को या ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जिस मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है उस मटेरियल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशंस दी जाती है। और इन समस्त जानकारियों को ड्राइंग में रेखाओं, चित्रों या चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को ही विमीयकरण या डायमेंशनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ से भी देख सकते हैं एक कॉमन डेफिनेशंस के रूप में कि ड्राइंग के अंतर्गत किसी वस्तु के आकार की कंप्लीट जानकारी के साथ साथ उसके ज्यामितीय आकृति यानी साइज से भी संबंधित सूचना दी जाती है। इसके अलावा सरफेस के बीच की दूरी, जो उसके आयाम्स हैं यानी पैरामीटर्स हैं उनकी डायमेंशनिंग, होल्स की लोकेशंस, सरफेस की फिनिश और कंपोनेंट या पदार्थ को बनाने में उपयुक्त किए जाने वाले पदार्थ आदि की जानकारी को दिया जाता है। और इन जानकारियों को ड्राइंग के अंतर्गत रेखाओं, चित्रों या चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रक्रिया को डायमेंशनिंग कहते हैं। ठीक है, या फिर जो हमने पहले कहा था कि सभी ड्राइंग्स चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो अथवा फ्री हैंड हो, उन सभी में एग्जैक्ट लेंथ, विड्थ, हाइट, साइज, पोजीशन ऑफ होल्स, ग्रुप्स इत्यादि तथा इसके अलावा अन्य वह सभी जानकारियाँ जो उस पदार्थ को, उस ऑब्जेक्ट को, उस मैटर को बनाने में आवश्यक हैं, अवश्य सप्लाई की जानी चाहिए। और इन सभी इन्फॉर्मेशंस को ड्राइंग के साथ हमें अटैच करना ही या ड्राइंग में देना ही डायमेंशनिंग कहा जाता था। ठीक है, अब जैसे हम नीचे अगर ध्यान दें तो हमारे पास एक ड्राइंग बनी हुई है। इस ड्राइंग में हम देखें तो कई सारे ज्योमेट्री हैं, जैसे कि सर्कल्स हैं और ये इलेप्टिकल शेप है। इन सब की डायमेंशनिंग यहाँ पर हमें एक्यूरेटली दी गई है। कोई भी पार्ट्स ऐसा नहीं है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन डायमेंशंस के रूप में ना दी गई हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये कंप्लीट डायमेंशनिंग हो जाती है और इसके द्वारा हम जो नेसेसरी इंफॉर्मेशंस हैं उस ऑब्जेक्ट को, उस पदार्थ को बनाने के लिए, ठीक है, उस कंपोनेंट को बनाने के लिए हम सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनिंग है। इसके अंतर्गत हमें कई सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सब की कंप्लीट और स्पष्ट जानकारी हमें देना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रत्येक विशिष्ट यानी जितने भी पैरामीटर्स हैं सबको एक बार ही दिखाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें एक ही जैसे कई सारे एलिमेंट्स हैं तो उसमें किसी एक एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देना है, बाकी सारे जितने एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स की जानकारी हम पहले दिए हुए एलिमेंट्स के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा है किसी भी डायमेंशंस को उस व्यू में दिखाना चाहिए जिसमें उसे स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके और जहाँ तक संभव है सारे विमाओं को एक ही यूनिट में देना चाहिए। ठीक है, यानी जो डायमेंशनिंग की जा रही है तो उसमें जो यूनिट्स हैं तो एक ही यूनिट का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप MKS को अप्लाई करें तो MKS होना चाहिए, FPS को अप्लाई करें तो FPS होना चाहिए, CGS को अप्लाई करें तो CGS को होना चाहिए। या फिर अगर आप डायमेंशनिंग mm में कर रहे हैं तो सारी की सारी डायमेंशनिंग आप mm में देंगे, अगर इंचेज में कर रहे हैं तो इंचेज में देंगे। लेकिन अगर आप mm और इंचेज इन दोनों का उपयोग कर रहे हैं तो डायमेंशनिंग में कन्फ्यूजन आ जाएगा।
ठीक है। अगर उसे रीड किया जाएगा और सुटेबिलिटी के साथ यूनिट्स का जिक्र नहीं किया गया तो ड्राइंग को रीड करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डायमेंशनिंग सिर्फ एक ही यूनिट के अंदर लिख दी जाएंगी तो फिर उसे रीड करना आसान होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हमारी जो डायमेंशन लाइंस होती हैं उनको हम हिडन लाइंस के द्वारा ना रिप्रेजेंट करके कॉन्टीन्यूस थिन कॉन्टीन्यूस लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और दोनों एरो हेड्स के आसपास हमें एक एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। ठीक है। और इन एक्सटेंशन लाइन को ड्रॉ करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रखना चाहिए। ठीक है। जैसे कि इस प्रकार से अगर हमें कोई डायमेंशनिंग करना है तो ये हमारे दोनों एक्सटेंशन लाइंस हो गए हैं और इनके एंड्स के बीच में हमें कोई गैप नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं डायमेंशनिंग के। पहला कि हमें डायमेंशनिंग बहुत ही क्लियरिटी और एक्यूरेसी के साथ करनी चाहिए। दूसरा, प्रत्येक डायमेंशन को एक ही बार लिखना चाहिए। तीसरा, डायमेंशन को हमें इस प्रकार रिप्रेजेंट करना चाहिए कि उन्हें आसानी से पढ़ा जा सके। जहाँ तक संभव हो सके डायमेंशंस को एक ही यूनिट्स में लिखना चाहिए। नेक्स्ट, डायमेंशंस को लिखने के लिए हमें थिन कॉन्टीन्यूस लाइंस का उपयोग करना चाहिए और एक्सटेंशंस लाइंस को जो एरो हेड्स हैं उनके बिल्कुल एग्जैक्ट पास से होकर गुजरना चाहिए, उनके बीच गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बीमा का क्रियान्वयन यानी डायमेंशनिंग हम करेंगे कैसे, तो ये देख लेते। किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग करना आपको बहुत अच्छे से पता है, जैसे कि अपनी पिछली कक्षाओं अर्थात कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा था। ठीक है। तो इसके बारे में हम विशेष डिटेल्स नहीं करते कि किस प्रकार से डायमेंशनिंग करना है, ये आपको आता है। जैसे कि हमें एक्सटेंशन लाइंस और डायमेंशन लाइन को थिन कॉन्टीन्यूस लाइंस के रूप में खींचना है। एक्सटेंशन लाइंस हमेशा थोड़ी सी बड़ी रखी जाती हैं डायमेंशन लाइंस के हेड के से। इसके अलावा अगर कहीं आवश्यकता पड़े तो हम एरो हेड्स को थोड़ा सा इंक्लाइंड करके भी बना सकते हैं, जैसे कि कोई सर्कुलर पार्ट्स की डायमेंशनिंग करनी हो इत्यादि। तो ये सारी बातें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हम इससे हमारा अभी कोई मेन बात भी नहीं, जस्ट इसे रिवाइज करना था डायमेंशनिंग को इस चैप्टर के अंतर्गत। और हाँ, आपके सिलेबस में इसको मेंशन भी नहीं किया गया है, ये केवल और केवल आपके थोड़ा रिवाइज प्रक्रिया के लिए है। यहाँ पर एरो हेड्स आप देख रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि एरो हेड्स में एरो की जो लंबाई होगी वो 3 और चौड़ाई जो होगी ये 1 के बराबर होगी। ठीक है। तो ये 3:1 में ही हमेशा बनेगा। डायमेंशनिंग या डायमेंशन लाइन में जो एरो हेड्स होंगे उनकी डायमेंशंस 3:1 के रेशियो में लेनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता है। नेक्स्ट है हमारे पास विमा को प्रदर्शित करने की विधियाँ, यानी डायमेंशंस को हम किन किन मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत ही क्लियरली आपको पता है, एक है अलाइंड मेथड और दूसरा है यूनी डायरेक्शनल मेथड। ठीक है। अलाइंड मेथड में आप जानते हैं कि जो डायमेंशन डिजिट होते हैं उनको डायमेंशन लाइन के साथ अलाइंड करके लिखा जाता है। यानी अगर डायमेंशन लाइंस हमारी हॉरिजॉन्टल हैं, अगर डायमेंशन लाइन हॉरिजॉन्टल हैं तो इसमें जो डायमेंशन के डिजिट हैं, सपोज दैट 14 हमें लिखना है, तो वो भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होंगे। इसके अलावा यदि हमारी ये डायमेंशन लाइन वर्टिकल है कुछ इस प्रकार से जैसा आप देख रहे हैं, तो इसमें हमें डायमेंशनिंग लेटर को भी ऐसे वर्टिकल में लिखाना पड़ता है। ठीक है। यानी जिस ओरिएंटेशन में डायमेंशनिंग लाइन होंगी उसी ओरिएंटेशन में हमें डायमेंशन डिजिट को भी लिखना पड़ता है। ठीक है। ये किस में आता है, ये चीज़ें आती हैं अलाइंड मेथड में। अब मान लीजिए डायमेंशन लाइंस हमारी इंक्लाइंड हैं, जैसे कि हमें किसी सर्कुलर पार्ट्स का डायमीटर बताना हो कुछ इस प्रकार से। ये मान लीजिए कोई सर्कुलर पार्ट्स है और वी वांट टू स्पेसिफाई द डायमेंशन ऑफ दिस पार्ट। ठीक है। तो हम इसे इस प्रकार से यहाँ पर डायमेंशन लिख सकते हैं। इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर भी लिखा जा सकता है, पर अगर हमें एग्जैक्टली इंक्लाइंड पर भी लिखना है तो हम ऐसे इंक्लाइंड लाइन पर भी डायमेंशन लेटर्स को इंक्लाइंड करते हुए लिख सकते हैं।
यानी अलाइंड में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर हम डायमेंशनिंग अलाइंड मेथड से करते हैं तो जिस ओरिएंटेशन में हमारी डायमेंशनिंग लाइन होगी उसी ओरिएंटेशन में हम डायमेंशनिंग लेटर्स को भी लिखेंगे। ठीक है। दूसरा है हमारा दिशाहीन मेथड या यूनी डायरेक्शनल मेथड कह सकते हैं। हालांकि ये दिशाहीन कहना थोड़ा उचित नहीं है, पर चूँकि ये एक ही डायरेक्शन में हमेशा बने होते हैं इसलिए इसे कहा जा सकता है। तो ये है यूनी डायरेक्शनल मेथड। यूनी डायरेक्शनल मेथड के अंतर्गत हमारी डायमेंशनिंग लाइन किसी भी ओरिएंटेशन में हो, वॉट एवर मे बी द ओरिएंटेशन ऑफ डायमेंशनिंग लाइन्स, बट द डायमेंशनिंग डिजिट मस्ट बी ऑलवेज इन हॉरिजेंटल पोजीशन। ठीक है, हमेशा और हमेशा किस में होनी चाहिए? हॉरिजेंटल पोजीशन में ही होनी चाहिए। ये बात आती है यूनी डायरेक्शनल मेथड के अंतर्गत। बस इस पूरे डायमेंशनिंग में अगर देखा जाए तो यही दो महत्वपूर्ण की बात है। पहला तो ये कि डायमेंशनिंग है क्या, यानी इम्पोर्टेंस क्या है इसका, क्यों इसे करना चाहिए। दूसरा, डायमेंशनिंग करने के मेथड्स क्या हैं, तरीके क्या हैं, और बाकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं जैसे कि डायमेंशनिंग लाइंस, एरो हेड्स, ये सब ऑक्सिलरी नॉलेज हैं। हालांकि इनके बिना कार्य संभव नहीं हो पाता जानना है, लेकिन हमारे पास जो मेजर इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए वो डायमेंशनिंग, इम्पोर्टेंस, तरीके और डायमेंशनिंग से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें। ठीक है। तो जहाँ तक हमने देखा कि किसी भी डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला है हमारे पास अलाइंड मेथड, जिसे कि संरेखीय विधि कहते हैं। इसमें विमा को विमा रेखा के मध्य, ऊपर तथा समानांतर लिखा जाना चाहिए। ठीक है। विमा को इस प्रकार लिखा जाता है कि इसको ड्राइंग के नीचे या दाहिनी तरफ से पढ़ा जा सके। तिरछी विमा रेखा पर विमा को चित्र के अनुसार लिखा जाता है। हालांकि ये तो हो गई डिफिनीशन, पर अभी जो हमने अभी आपको कहा कि अलाइंड मेथड में आपको जस्ट इतना याद रखना है कि अलाइंड मेथड में हमें विमा को यानी डायमेंशन डिजिट्स को हमेशा और हमेशा डायमेंशन लाइंस के ओरिएंटेशन में ही लिखना है। जैसे कि नीचे एक एग्जांपल में देख सकते हैं हमारे पास, ये देखिए, इस एग्जांपल को अगर हम देखें, इस डायग्राम को देखें, तो इसमें जो डायमेंशनिंग की गई है, इसमें कुछ एजेस के डायमेंशनिंग करते समय डायमेंशन लाइन हॉरिजेंटल में रखी गई है। जैसे कि पहला एज है हमारा, इसमें ध्यान से देखिए आप लोग, इस 70 mm लॉन्ग एज को दिखाते हुए डायमेंशन लाइंस हॉरिजेंटल पोजीशन में है। तो हमारा जो डायमेंशनिंग डिजिट है ये भी हॉरिजेंटल में है। नेक्स्ट, अगर हम इस दूसरे एज को देखें जिसकी लंबाई 30 mm है, इसको रिप्रेजेंट करते समय जो हमारी डायमेंशन लाइन है वो वर्टिकल पोजीशन में है। और अब ध्यान से देखिए, यहाँ हमारा डिजिट भी वर्टिकल पोजीशन में लिखा गया है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम थर्ड एज की बात करें जिसकी लंबाई हमारे पास 39 mm बताई गई है, इस 39 mm को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डायमेंशन लाइन को इंक्लाइंड पोजीशन में रखा है, इंक्लाइंड ओरिएंटेशन में, और इसलिए इस पर डिजिट भी हमारी किस में है? इंक्लाइंड ओरिएंटेशन में, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रोसेस किस में है? अलाइंड मेथड में है। ये डायमेंशनिंग की गई है अलाइंड मेथड के द्वारा। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, जब कभी डायमेंशनिंग हम अलाइंड मेथड के द्वारा करते हैं तो जितने भी डायमेंशन डिजिट होंगे वो डायमेंशन लाइंस के ओरिएंटेशन में ही लिखे जाएंगे। अर्थात अगर डायमेंशन लाइन हॉरिजेंटल तो डायमेंशन डिजिट भी हॉरिजेंटल में लिखे जाएंगे, और अगर ये वर्टिकल या इंक्लाइंड पोजीशन में होंगे तो ये डिजिट्स भी इसी पोजीशन में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा यूनी डायरेक्शनल मेथड, जैसे कि दिशाहीन मेथड कह दिया जाता है। तो कहते हैं इस मेथड में विमा को इस प्रकार लिखना चाहिए कि केवल उसे ड्राइंग में नीचे से पढ़ा जा सके, अर्थात उसका जो इंटर कनेक्शन है दूसरे पार्ट्स के साथ वो ग्राउंड लेवल से होना चाहिए। ठीक है। या फिर अगर इसे हम आपको बताएं तो इस मेथड में ड्राइंग की डायमेंशन ओरिएंटेशन कुछ भी हो, ड्राइंग के अंतर्गत डायमेंशन लाइंस, ठीक है, जो डायमेंशनल लाइंस हैं इनकी ओरिएंटेशन कुछ भी हो, पर जो डायमेंशन डिजिट हैं वो हमेशा और हमेशा हॉरिजेंटल पोजीशन में ही लिखे जाएंगे। हमेशा और हमेशा किस में होंगे? हॉरिजेंटल पोजीशन में। जैसे कि नीचे एक डायग्राम में दिखाया गया है, बहुत ध्यान से देखिए आप लोग इस ड्राइंग को। हमारे पास ये जो ड्राइंग है इसमें एक बोल्ट जैसा ड्राइंग दिखाया गया है। इसमें कई सारे पार्ट्स की डायमेंशनिंग की गई है और इसके लिए हम इसमें यूनी डायरेक्शनल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं।
और इसमें कहा गया डायमेंशनिंग कुछ इस प्रकार करनी चाहिए कि इसे हम हॉरिजेंटल लेवल से पढ़ सकें। अब जैसे हम यहाँ पहले पोजीशन पर पहुँच रहे हैं तो देख रहे हैं कि इस फर्स्ट एंड से लेकर के और यहाँ इस एंड तक की लंबाई जो है वो 70 mm है। ध्यान से देखिए, यहाँ ये डायमेंशनिंग लाइन भी हॉरिजेंटल है और डायमेंशनिंग डिजिट भी हॉरिजेंटल पोजीशन में रखी गई है। दूसरा, अगर हम इससे ऊपर बढ़ें तो हमें जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी डायमेंशनिंग दे दी गई है जो कि 25 है, और इसी प्रकार से उसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट पोर्शन है उसकी 10 mm दी गई। और यहाँ जो ये वर्टिकल पोजीशन है इसकी हमें डायमीटर दिया गया है कि ये 30 mm की डायमीटर है, और जो मेजर पोर्शन है, बड़ा पार्ट है, उसकी डायमीटर दी गई है हमें 50 mm। ठीक है, अब ज़रा आप ध्यान से देखें, और जो स्मॉलर एंड है इसका डायमीटर दिया गया है 22 mm। इसमें ध्यान से देखने वाली बात यह है कि डायमेंशनिंग लाइन हमारी किसी भी ओरिएंटेशन में है, चाहे वो हॉरिजेंटल में हो अथवा वर्टिकल में हो। जो डायमेंशन डिजिट्स हैं या जो डायमेंशंस हैं बीमा एग्जैक्टली, उनसे हमने हमेशा और हमेशा हॉरिजेंटल पोजीशन में ही लिखा है। ठीक है, किस में लिखा गया? हॉरिजेंटल पोजीशन में। तो डायमेंशनिंग मेथड में आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी हैं कि डायमेंशनिंग मेथड में दो तरीके से किया जा सकता है डायमेंशनिंग। पहला है अलाइंड मेथड के द्वारा और दूसरा है यूनिडायरेक्शनल मेथड के द्वारा। अलाइंड मेथड के अंतर्गत आपको डायमेंशंस को हमेशा और हमेशा डायमेंशन लाइन के ओरिएंटेशन में लिखना होता है। अलाइंड मेथड में याद रखना, अलाइंड मेथड में डायमेंशंस को हमेशा और हमेशा डायमेंशन लाइंस के ओरिएंटेशन में लिखना है। अर्थात अगर डायमेंशन लाइन हॉरिजेंटल है तो डायमेंशंस डिजिट हॉरिजेंटल लिखे जाएंगे, अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल लिखे जाएंगे, और अगर इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड ओरिएंटेशन में लिखे जाएंगे। लेकिन यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में ये हमेशा और हमेशा डायमेंशन लाइंस की ओरिएंटेशन कुछ भी हो, चाहे वो वर्टिकल हो, हॉरिजेंटल हो, इंक्लाइंड हो, कैसे भी हो, पर डायमेंशंस यानी डायमेंशन डिजिट हमेशा और हमेशा हॉरिजेंटल ही होने चाहिए। जैसा कि आपका ये फिगर जो है दूसरा वाला यानी 2.39, इसमें साफ साफ दिखाया गया है। जो 2.39 वाला डायग्राम है इसमें ध्यान से देखो, ये वाला डायग्राम हमारा यूनिडायरेक्शनल डायमेंशन मेथड को बताता है, यूनिडायरेक्शनल डायमेंशन मेथड। और जो हमारा 2.38 वाला डायग्राम है ये हमारा अलाइंड मेथड को दिखाता है, अलाइंड। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास आकृतियों की पहचान, अर्थात डायमेंशनिंग सिंबल्स को देख करके हम कैसे पता लगा लेते हैं कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है या जो पार्ट्स है इसका शेप कैसा होगा। तो सबसे पहली बात है, अगर कोई सर्कुलर पार्ट्स है, ठीक है, तो सर्कुलर पार्ट्स के डायमीटर को दिखाने के लिए हम फाई चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये रहा फाई। अगर आप कहीं इस सिंबल को देखेंगे डायमेंशनिंग के अंतर्गत तो आप समझ जाएंगे ये जो पार्ट है वो सर्कुलर पार्ट है। ठीक है, फाई किसको दिखाता है? सर्कुलर पार्ट्स को। दूसरा, अगर कहीं कैपिटल आर लिखा है तो आप समझ जाएंगे ये सर्कुलर पार्ट्स की रेडियस है। ठीक है, किसी सर्कुलर पार्ट्स के रेडियस को दिखाने के लिए हम आर सिंबल का उपयोग करते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप अगर रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर टाइप का शेप है, अगर रेक्टेंगुलर है तो हम रेक्टेंगल का सिंबल बना देंगे कुछ इस प्रकार से, और अगर स्क्वायर शेप है तो हम स्क्वायर का सिंबल जनरेट कर देंगे। यानी अगर डायमेंशनिंग के अंतर्गत हमें स्क्वायर कहीं तक गया तो हम समझ जाएंगे इस पार्ट्स की जो शेप है वो स्क्वायर शेप। नेक्स्ट है, अगर हमारा कोई गोला है, ठीक है, स्फेयर 3D ऑब्जेक्ट, उसकी हमें रेडियस दिखानी है तो हम SR के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, SR यानी गोले की त्रिज्या दिखाने के लिए SR का उपयोग करते हैं। और अगर किसी गोले का हमें डायमीटर दिखाना है तो गोले के डायमीटर को दिखाने के लिए S फाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, S फाई का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास कि जो डायमेंशनिंग का अरेंजमेंट किस प्रकार करना चाहिए। ठीक है, डायमेंशनिंग हमें किस प्रकार करनी चाहिए ताकि डायमेंशनिंग करते समय हमें कोई प्रॉब्लम ना आए और जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं डायमेंशनिंग के द्वारा वह एग्जैक्टली उस पर्सन तक पहुंच जाए। तो किसी भी ड्राइंग में डायमेंशनिंग करते समय हमें बहुत ही
क्लियरिटी के साथ और एक्यूरेसी के साथ कार्य करना चाहिए। और इसको हम 3 तरीके से देख सकते हैं। एक तो हमारे पास होता है सीरीज डायमेंशनिंग, यानी कि जो श्रेणी क्रम होता है श्रृंखला विमीयकरण। दूसरा होता है पैरेलल डायमेंशनिंग, यानी कि समांतर विमीयकरण। और तीसरा है मिक्स्ड, यानी हम दोनों को एक साथ कर सकते हैं। पैरेलल वाला पोजीशन भी अपना सकते हैं और सीरीज वाला भी। तो सीरीज में होता क्या है, आगे आपको इसमें देखते हैं। विमा की व्यवस्था यानी डायमेंशनिंग अरेंजमेंट की बात करें तो ड्राइंग के विमा की व्यवस्था साफ़ सुथरे ढंग से करनी चाहिए, अर्थात बहुत ही क्लैरिटी के साथ एक्यूरेसी के साथ कार्य करना चाहिए। इसको हम 3 मेथड से कर सकते हैं। या तो हम डायमेंशनिंग सीरीज कनेक्शन के द्वारा दे दें, अर्थात एक पार्ट्स की दें, फिर उसके बाद उसके अगले पार्ट्स की दें, फिर उसके अगले पार्ट्स की। या फिर डायमेंशनिंग हम पैरेलल मेथड से दे दें, यानी पार्ट्स की डायमेंशनिंग कुछ इस प्रकार करनी चाहिए कि सबसे बड़े वाले पार्ट्स की दें, फिर उसके छोटे पार्ट्स की, फिर उसके छोटे पार्ट्स की, इस प्रकार से पैरेलल सिस्टम में। या फिर इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, सबसे छोटे पार्ट्स की, फिर उससे बाद लास्ट में सबसे आउटर पार्ट्स की डायमेंशन दे दें। तो इसे कहा जाता है पैरेलल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तीसरा, जब हम दोनों मेथड को एक साथ उपयोग में ला सकते हैं, अर्थात पैरेलल और सीरीज दोनों को कंबाइंड करके दें। तो सबसे पहले हमारा श्रृंखला विमीयकरण। श्रृंखला विमीयकरण का उपयोग केवल उसी स्थान पर करना चाहिए जहां टॉलरेंस का जो पार्ट्स है वो एक किसी ऑब्जेक्ट को बिना इफेक्ट किए हुए कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, यानी टॉलरेंस में जो टॉलरेंस लेवल है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आने पाए। तो ये हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। या अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहें, सिंपल टर्म्स में कहें, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट्स के डायमेंशनिंग को पार्ट्स बाय पार्ट्स कनेक्ट करके देते हैं तो उसे श्रृंखला मेथड कह सकते हैं या सीरीज मेथड कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे इस डायग्राम में देखिए, ये जो हमारा डायग्राम दिख रहा है इसमें हमने डायमेंशनिंग करते हुए प्रत्येक सेक्शन की डायमेंशनिंग को अगले सेक्शन की डायमेंशनिंग के साथ जोड़ते हुए किया। जैसे ये पहला सेक्शन है, इसकी डायमेंशन हमने ये किया, नेक्स्ट वाले सेक्शन को डायमेंशनिंग इसी लाइन में, इसी लीनियर वे में आगे जोड़ते हुए दिखाया। और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आया, उसको हमने फिर उससे आगे जोड़ते हुए दिखाया। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आया, उसके फिर द्वारा आगे दिखाया, और लास्ट में जो अगला सेक्शन आया उसको हमने इस प्रकार से दिखा दिया। ठीक है, इसी प्रकार वर्टिकल सिचुएशन में भी हमने पहले इस वाले सेक्शन को दिखाया है और इसी के साथ आगे सीरीज में जोड़ते हुए हमने इस सेक्शन को दिखा दिया। यानी सीरीज या श्रृंखला डायमेंशनिंग मेथड में हमें किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग करते समय उसके किसी एक पोर्शन की डायमेंशंस को नेक्स्ट पोर्शन के डायमेंशन के साथ जोड़ करके आगे दिखाते चले जाते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमने आपसे जैसे कहा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत संभव है हम पहले किसी छोटे पार्ट की डायमेंशन, उसके बाद बड़े पार्ट्स की, उसके बाद सबसे बड़े पार्ट की डायमेंशन, ऐसे पैरेलली दिखाते हैं, यानी सबसे छोटा पार्ट, फिर उससे बड़ा पार्ट, फिर सबसे बड़ा पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर डायमेंशनिंग करते हैं तो ये पैरेलल डायमेंशनिंग के अंतर्गत आता है। और यही सब कुछ मेथड हैं डायमेंशनिंग को करने का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशंस वाले। ये ज़रा ध्यान से देखिए, ये कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसमें सबसे पहले अंतर्गत जो हमारे डायमेंशनिंग है, ये एक सेक्शन को इस तरफ देख लें, दूसरे सेक्शन को इस तरफ देख लें, तो इन दोनों पार्ट्स के, दोनों सेक्शंस की डायमेंशनिंग को हमने इस तरीके से जोड़ के दिखा दिया है। लेकिन ये डायमेंशनिंग जोड़ के दिखाते वक्त हमने जो छोटे पार्ट्स हैं उनकी डायमेंशन सबसे ऊपर, उसके बाद उनसे बड़े पार्ट्स की, और लास्ट में सबसे बड़े पार्ट की डायमेंशनिंग की है। तो इस प्रकार से ये हमारा डायमेंशनिंग सीरीज और पैरेलल दोनों को कंबाइंड कर रहा है। सीरीज इसलिए क्योंकि दो अलग अलग सेक्शंस को, एक सेक्शन ये, दूसरा सेक्शन ये, इनको जोड़ रहा है आपस में। पैरेलल इसलिए क्योंकि जो छोटी डायमेंशनिंग है उसको सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ी डायमेंशनिंग, और लास्ट में सबसे बड़ी डायमेंशनिंग को की गई है। तो ये तरीके हैं डायमेंशनिंग के किसी भी ड्राइंग के अंतर्गत। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें यही डायमेंशनिंग तक ही मेनली देखना था। हमने देखा कि डायमेंशनिंग है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों है, और डायमेंशनिंग क्यों बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा डायमेंशनिंग करने की क्या क्या सावधानियाँ, दिशा निर्देश क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो प्रिंसिपल्स हमने यही देखा कि एक
क्लियरिटी एक्यूरेटी के साथ हमें डायमेंशनिंग करनी चाहिए और साफ शब्दों में लिखना चाहिए, प्रत्येक पार्ट्स की डायमेंशनिंग करनी चाहिए। ये सारी बातें हमने देखा। उसके बाद हमारे पास था डायमेंशनिंग करने के तरीके। तो हमने दो तरीका देखा, पहला था अलाइंड मेथड और दूसरा था यूनिडायरेक्शनल मेथड। नेक्स्ट था हम डायमेंशनिंग सिंबल्स को देख करके कैसे किसी ऑब्जेक्ट के शेप को आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो हमने देखा। और लास्ट में देखा किसी ऑब्जेक्ट की या किसी ड्राइंग की डायमेंशनिंग करते वक्त हम किस प्रकार से डायमेंशंस को या डायमेंशन लाइंस को अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 3 सिस्टम थे मेनली, एक तो सीरीज, दूसरा पैरेलल और तीसरा मिक्स्ड। ठीक है, इस प्रकार से हमने डायमेंशनिंग को अच्छे से देखा। इसके पहले हम इसे पढ़ चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं इसे। और ये आपके सिलेबस में मेंशन भी नहीं है, बस केवल आपके नॉलेज को थोड़ा रिव्यू करना था जो हमने देखा इसमें। और इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।